नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको रीट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रीट में मैं आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में मैंने आपको 16 पार्ट पढ़ा दिए हैं। मेरे 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 17वां वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और इसमें हम नया टॉपिक लेकर के चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने शब्द रूपों के बारे में देखा था। पिछले वीडियो तक हमने शब्द रूपों के बारे में देखा था। आज हम आगे नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से ही चल रहे हैं अभी हम। तो अभी हम चलेंगे धातु के बारे में। धातु को संस्कृत हिंदी में क्रिया कहते हैं दोस्तों। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखिए दोस्तों, धातु या क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। धातु या क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जिन धातुओं के साथ में कर्म होता है वो सकर्मक कहलाती हैं और जिन धातुओं के साथ में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक कहलाती हैं। दोस्तों, कैसे पहचाने कि सकर्मक धातुएं या क्रियाएं कौन सी होती हैं, अकर्मक धातुएं या क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा हमें हिंदी के हिसाब से ही फार्मूला बनाया है। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अब इसमें देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, एक तो है क्रिया और एक है कर्ता। अपने को क्रिया को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्रिया से हमें प्रश्न करना है। अगर क्रिया का आंसर मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक, और क्रिया में अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक। अब क्रिया से हमें प्रश्न करना है तो क्रिया में प्रश्न किस प्रकार से करें? तो देखो, प्रश्नवाचक एक शब्द है क्या, सिर्फ क्या, न कि क्यों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बालक क्या पढ़ता है? तो देखो दोस्तों कि क्रिया से हम पूछेंगे कि बालक क्या पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया है। पढ़ने में क्या क्या चीजें होती हैं? बालक क्या क्या चीज पढ़ सकता है? तो बालक सब चीज पढ़ सकता है। अखबार भी पढ़ सकता है, पुस्तक भी पढ़ सकता है, ग्रंथ भी पढ़ सकता है, कुछ भी चीज पढ़ सकता है। तो पढ़ना जो क्रिया है वो यहाँ पर कर्म को प्रदर्शित कर रही है। तो क्या का हमें आंसर मिल जाता है। बालक पढ़ता है तो बालक क्या पढ़ता है, तो हमें आंसर मिल जाता है कि बालक कुछ भी पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, ग्रंथ पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है। इसीलिए ये क्रिया सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है दोस्तों। अब हम दूसरा और देखें कोई। तो देखो, जैसे बालक हंसता है, दूसरी क्रिया देखते हैं, बालक हंसता है। अब हम इससे भी प्रश्न करते हैं और इस क्या को यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बालक क्या हंसता है। तो हंसना जो क्रिया है, तो क्या का हमें आंसर नहीं मिलता है। क्या हंसता है, क्यों हंसता है, तो इसका आंसर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमें क्यों शब्द का प्रयोग नहीं करना है, केवल क्या का करना है। अगर क्या का आंसर मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक, और आंसर अगर नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक कहलाएगी। तो यहाँ हंसना जो क्रिया है वो कैसी है? अकर्मक क्रिया है दोस्तों। कैसी है? अकर्मक। अभी हम और देखते हैं, जैसे बालक खाता है, तो खाना जो क्रिया है वो उसके साथ में हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे क्या। बालक क्या खाता है? तो बालक कुछ भी खा सकता है, खाना भी खा सकता है, फल भी खा सकता है, सब्जी भी खा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खा सकता है। तो उसी के एवज में हम देखेंगे कि खाना जो क्रिया है उसका आंसर, वो उसका क्या से संबंधित अगर हम प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर मिल जाता है। ये क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। अभी हम और क्रिया देखें, जैसे बालक पीता है, तो बालक क्या पीता है, क्या को इसके साथ में लगाते हैं तो इसका आंसर भी मिल जाता है। बालक दूध पीता है, बालक पानी पीता है, बालक कोल्ड ड्रिंक पीता है, बालक जूस पीता है। पीने की क्रिया जो है वो कैसी है? सकर्मक है। तो इसको क्या का आंसर मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सकर्मक है। अभी हम जैसे और भी अगर देखें, जैसे बालक होता है,
तो बालक क्या रोता है, तो ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों रोता है तो आंसर मिलेगा, लेकिन क्या रोता है तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही दौड़ता है, बालक दौड़ता है, तो बालक क्या दौड़ता है, तो ये क्रिया भी कैसी है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें भी कर्म दिखाई नहीं देता है या कर्म प्रकट नहीं होता है। अगर कर्म प्रकट हो जाता है क्रिया के साथ तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर कर्म प्रकट नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। दोस्तों इसमें एक बात विशेष रूप से और ध्यान रखना है कि मैं संस्कृत के हिसाब से भी बता रहा हूँ आपको कि क्लियरिटी निकालने के लिए तो इस प्रकार से है। अगर आप सही सही निर्णय लेना चाहते हो कि कौन सी धातु या कौन सी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आगे एक और क्रिया देखते हैं, उसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे बालक खेलता है, बालक खेलता है। अब देखो दोस्तों इसमें भी हम क्या लगाएंगे, क्या बालक क्या खेलता है। अभी आप कहोगे कि बालक कुछ भी खेल सकता है, तो ये क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये क्रिया सकर्मक नहीं है, ये क्रिया अकर्मक है और 100% अकर्मक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हमें निकालनी पड़ती है, हमें समझना पड़ता है कि ये क्रिया सकर्मक की जगह अकर्मक क्यों है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और इस चीज को समझते हैं कि ये क्रिया अकर्मक किस प्रकार से है, कैसे है। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। क्रिया अगर कहीं पर भी कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों बालक खेलता है, बालक खेलना क्रिया अकर्मक किस प्रकार से है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर क्रिया इस प्रकार से अगर आपको समझ नहीं आती है या आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त अगर समझा नहीं पा रहे हैं तो उसको वाक्य में प्रदर्शित करके आप समझा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप इसको सकर्मक मानते हो, खेलना क्रिया को अगर सकर्मक मानते हो तो देखो बालक गेंद को खेलता है, गेंद को खेलता है, ये वाक्य सही होना चाहिए, ये वाक्य सही होना चाहिए। अब देखो खेलना क्रिया अब सकर्मक है और सकर्मक होने की वजह से मैंने गेंद में क्या लगा दिया, को लगा दिया। अब यहाँ पर को आ रहा है तो ये क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। लेकिन ये वाक्य सही है क्या, ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है, ये वाक्य सही नहीं है। और इसको हम सही बनाएं तो देखो यहाँ पर जो कर्म का चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो देखो यहाँ पर जो को चिन्ह आ रहा है वो कर्म का है, तो ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। अब इसके चिन्ह को हम को की जगह क्या लगाएं, से लगाएं, तो से लगाएंगे तो वाक्य बनेगा बालक गेंद से खेलता है। अब देखो से आ गया, से आने के साथ ही से किसका चिन्ह होता है, कर्ण कारक का, कर्ण कारक का होता है, अपादान का होता है। अपादान का जो चिन्ह होता है से वो अलग होने के अर्थ में होता है और कर्ण का जो चिन्ह होता है वो से साथ के अर्थ में, सहायता के अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कर्ण कारक हो गया और कर्ण कारक हुआ तो क्रिया अकर्मक हो गई, कर्म तो इसमें से निकल गया। इसीलिए दोस्तों ये क्रिया 100% 100% अकर्मक है और सकर्मक नहीं है। इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। अभी आप कहोगे कि बालक फुटबॉल खेलता है, बालक वॉलीबॉल खेलता है, तो उस वाक्य को भी मैं आपको और थोड़ा सा आगे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। गेंद को इंग्लिश में कहते हैं बॉल, क्या कहते हैं दोस्तों, बॉल। बॉल से खेलता है तो इसमें भी से आएगा। अब देखो बॉल में फुट लगा दो, फुट माने होता है पैर, क्या जाएगा फुटबॉल, तो फुटबॉल से खेलता है, वॉलीबॉल से खेलता है, हैंडबॉल से खेलता है, बास्केटबॉल से खेलता है, बास्केट लगा देंगे तो बास्केटबॉल हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि खेलना जो क्रिया है वो अकर्मक है, न कि सकर्मक है।
जो लोग ऐसे मतलब कभी भी अगर पढ़ा रहे हों और वहाँ पर छात्र उनके सामने, किसी भी अध्यापक के सामने अगर छात्र अगर वहाँ पर प्रश्न करते हैं देखना क्रिया सकर्मक है, तो उसको इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा समझाया जा सकता है बच्चों को कि ये क्रिया सकर्मक नहीं है, ये क्रिया 100% अकर्मक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धातु और क्रियाएं जो होती हैं, धातु को हिंदी में क्या कहते हैं क्रियाएं, और क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ में कर्म होता है वो सकर्मक कहलाती हैं, और जिनके साथ में कर्म नहीं होता है वो क्रिया अकर्मक कहलाती हैं। दोस्तों ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आगे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वाच्य परिवर्तन संस्कृत में, उसमें से एक प्रश्न 100% आता है। वाच्य परिवर्तन में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसे सकर्मक है या अकर्मक है, क्योंकि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो वहां पर आपको जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब आप चलेंगे तो वहां पर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर बताई है। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, उस चीज को भी आप थोड़ा सा समझ लें, जान लें। देखो हिंदी वाले लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको संस्कृत के हिसाब से पढ़ा हूँ, संस्कृत में पढ़ा दिया है, अब उसके बाद में मैं आपको हिंदी वाले देखो लोग क्या करते हैं। संस्कृत वाले तो ये समझते हैं क्या, जैसे बालक पढ़ता है, अब आपसे पूछा जाए कि वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है, तो संस्कृत में तो हम इसको कहेंगे कि सकर्मक है, ठीक है। अब हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अगर कर्म वाक्य में दे रखा है तो वो सकर्मक है, और अगर वाक्य में कर्म नहीं दे रखा है तो वो वाक्य कैसा कहलाएगा, अकर्मक कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर बालक पढ़ता है, ये हिंदी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाक्य कैसा है दोस्तों, अकर्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ कर्म है ही नहीं, और कर्म नहीं होने की वजह से हिंदी में इसको क्या माना जाता है कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया को भी अकर्मक कह दिया जाता है। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, इसके लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बात तो अभी मैंने आपको जो बताई थी वो ही सही है, और ये जो बात बता रहा हूँ ये आपको ये तो चलता है संस्कृत में इसको फिर भी हम सकर्मक कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो इसको हम अकर्मक ही कहेंगे। हिंदी में ज्यादातर ऐसा ही चलता है कि अगर क्रिया के साथ में कर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम अकर्मक ही कहेंगे, अगर कर्म दिखाई दे रहा है तो उसको सकर्मक कहेंगे, अन्यथा तो उसको अकर्मक ही कहेंगे। तो ये मैंने आज आपको धातु यानी क्रिया के बारे में, सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया। इसका ज़्यादा डिटेल जो है बस इतना ही आप ध्यान रखें कि अगर क्रिया के साथ में क्या लगा दिया जाए और उस क्रिया का आंसर मिले तो वो क्रिया सकर्मक, आंसर नहीं मिले तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य के साथ में अगर कर्म दे रखा है, वाक्य में अगर कर्म है तो क्रिया या वो वाक्य सकर्मक कहलाएगा, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो क्रिया या वो वाक्य अकर्मक कहलाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया धातु और क्रिया के बारे में। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे, इसके आगे और आगे पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, मोबाइल नंबर और बता देता हूँ दोबारा से। देखो 9352226485। दूसरा नंबर है 9460374334। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अभी हम ज्योतिष की क्लास में शुरू करेंगे। ज्योतिष में भी मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, घर से संबंधित भी बताऊंगा, और हमारी जन्म कुंडली के आधार पर जो जो योग होते हैं वो बताऊंगा। जितनी नॉलेज मुझे है उससे
और कोशिश करूँगा पढ़ करके समझ करके और ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।